गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ओबेलिया के एक महत्वपूर्ण जूइड मेडुसा की बात करेंगे। मेडुसा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। दरअसल में मेडुसा एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है या महत्वपूर्ण जूइड है। मेडुसा लैंगिक जनन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए सबसे पहली बात तो हम ये मेडुसा है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये बना कैसे, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसलिए सबसे पहली बात तो हम इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो ये एक रूपांतरित जीवक है जिसका निर्माण ब्लास्टोस्टाइल से अलैंगिक मुकुलन द्वारा होता है। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसका डेवलपमेंट की स्टेजेज है। तो ये बनता कैसे है, ये ब्लास्टोस्टाइल है, यूं मान लीजिए आप। हमने बोला था कि ये ब्लास्टोस्टाइल है, इसके ऊपर कवरिंग होती है और वो गोनोथिका कहलाती है। उन सब बातों को तो हमने पहले बात कर ली आपसे, लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये ब्लास्टोस्टाइल पे इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसी की बात हम करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेडुसा। बसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में ब्लास्टोस्टाइल पर मेडुसा मुकुलन की बड़ी संख्या देखी जाती है, जो परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं में होती है। अब आप देखिए परिवर्तन की विभिन्न अवस्था, जहाँ वेसाइकल का निर्माण हुआ या प्रोटूबरेंस का निर्माण हुआ या वेसाइकल बनी, या तीसरे पे देखिए यहाँ पे रूडिमेंट, बेल रूडिमेंट का निर्माण हो गया, या चौथे स्टेज पे देखिए मेनुप्रियम का निर्माण हो रहा है, ये पांचवें स्टेज पे देखिए ये इस तरह की मेडुसा की जैसे शक्ल बन रही है, और ये छठे स्तर पे मेडुसा का निर्माण हो रहा है। सातवें स्टेज पे अगर हम बात करें तो ये यहाँ से टूट के अलग हो जाएगा और मेडुसा का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का डेवलपमेंट जो हो रहा है, ये विभिन्न अवस्थाएं हो गई इसकी। तो मेडुसा का निर्माण ब्लास्टोस्टाइल की भित्ति पर, ये ब्लास्टोस्टाइल है, इसकी भित्ति पर एक छोटे खोखले उभार, ये प्रोटूबरेंस, ये छोटा खोखला उभार है, ये आकार में बढ़ के वेसाइकल का रूप ले लेगा, के रूप में होता है। और यह उभार शीघ्र ही वृद्धि करके वेसाइकल के समान हो जाती है। नंबर 2 पे आ गए हम, जो ब्लास्टोस्टाइल के साथ एक सक्रिय व्रंत द्वारा जुड़ी होती है। ये ब्लास्टोस्टाइल पर एक व्रंत या स्टॉक के रूप में जुड़ी हुई रहती है। इसकी गुहा ब्लास्टोस्टाइल की गुहा से संबंध, इसकी गुहा ब्लास्टोस्टाइल की गुहा से संबद्ध रहती है। इसकी भित्ति में ब्लास्टोस्टाइल की भित्ति की भांति ही बाहर की ओर अधिचर्म, इसमें भी इसी की तरह से बाहर की ओर एपिडर्मिस, अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस और बीच में मीजोग्लिया। आशय या वेसाइकल के शीर्ष की अधिचर्म दो परतों में फटकर, ये अब ये देखिएगा, ये दो परतों में फटेगी। दो परतों में फटकर इन दोनों परतों में अंदर की फर्श फिर से चिरकर एक छोटी गुहिका बना लेती है, जिसे बेल रूडिमेंट कह लेते हैं। ये यहाँ पे बेल रूडिमेंट का निर्माण हो रहा है। इस तरह से ये यहाँ पे दो, इसकी बाहरी जो है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है, और इस तरह से ये इनर एक्टोडर्म, आउटर एक्टोडर्म ये बन गई, और एंडोडर्म तो अंदर है ही। ये बेल रूडिमेंट का निर्माण यहाँ पे हो जाता है। अब सबसे अंदर की अधिचर्म मेनुब्रियम का निर्माण करने हेतु ये एंडोडर्म जो है गैस्ट्रोडर्म, और अंदर की जो है अधिचर्म मतलब एक्टोडर्म, तथा सबसे अंदर की एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस भावी मेनुब्रियम का निर्माण करने हेतु एक साथ बहिर्बलित होती है। ये देखिए, ये बहिर्बलित होगी और बेल रूडिमेंट में बढ़ जाती हैं, जो अंत में बढ़कर एक सब अम्ब्रेलर कैविटी का निर्माण कर लेती है। ये सब अम्ब्रेलर कैविटी का निर्माण होगा अंदर। यह सब अम्ब्रेलर कैविटी अधिचर्म द्वारा आश्रित होती है और बाहर की ओर छत्रक के एक से दूसरे किनारे तक फैली हुई रहती है, इधर से यहाँ तक।
जैसे ही मेनोब्रियम की लंबाई में पर्याप्त वृद्धि होती है, बाहरी अधिचर्म फट जाती है और केवल एक सकरा एवं वृत्ताकार शेल्फ शेष रह जाता है, जिसे वीलम या ये अब ये देखिए, ये शेल्फ बन गई और इस शेल्फ के टूटने से ये टूटी। जैसे ये शेल्फ यहाँ से यहाँ तक थी और ये जो है माउथ बन रहा है, मेनोब्रियम का निर्माण हुआ, इसको ये कवर कर रही थी, तो ये टूट गई तो अब इसमें क्या बन गया, वीलम बन गया। ये वीलम या गुंठिका जिसे कहते हैं, उसका निर्माण हो जाता है, जो छत्रक के तट के अंदर की ओर को उभरा रहता है। अधिकांश हाइड्राब मेडुसी में वीलम स्पष्ट और स्थायी होता है, परंतु ओबेलिया में यह घटकर अवशेष ही रह जाता है। ऐसे मेडुसी जिसमें वीलम होता है उन्हें क्रैस्पेडोट कहते हैं, और जिनमें वीलम का अभाव होता है उन्हें एक्रैस्पेडोट कहते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा होगा कहीं कहीं कि क्रैस्पेडोट और एक्रैस्पेडोट। जिनमें वीलम है, गुंटिका होती है, वो क्रैस्पेडोट, जिनमें नहीं होती है एक्रैस्पेडोट। बाद में हस्तक या मेनुब्रियम के शीर्ष पर मुख खुल जाता है। ये मेनुब्रियम जो पहले बंद था ये खुल जाता है, तो ये माउथ हो जाता है। और छत्रक की परिधि से अंगुली समान एवं खोखले स्पर्धकों प्रवर्धकों की भांति टेंटिकल्स निकल आते हैं और अंत में यह व्रंत जो मेडुसा मुकुलन को ब्लास्टोस्टाइल से जोड़े हुए होता है टूट जाता है और अब शिशु मेडुसा मुक्त हो जाते हैं तथा मुक्तलाभी जीवन व्यतीत करने के लिए गोनोपोर से बाहर निकल आते हैं और कुछ महीनों बाद वृद्धि करके पूर्ण आकार ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। अब हम बात करते हैं इसकी खुद की संरचना की बात। ये वही वहां से बना हुआ है जिसको हम यूं मान लें कि ये छत्ता है और छत्ते में ये बीच में जो है ताड़ियां जो होती हैं वो हैं। ये गोनेट्स हैं, यहाँ पर जो गैस्ट्रोडर्मल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ये मेनुब्रियम है और ये माउथ है। ये कैनाल है, रेडियल कैनाल्स हैं, ये कैनाल है और ये सर्कुलर कैनाल है इसके चारों तरफ। और सर्कुलर कैनाल की चारों तरफ परिधि पर ये टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं बाहर की ओर। यहाँ पर इनके बेस पर यहाँ पर स्टेटोसिस्ट और ये सब चीजें आती हैं। तो हम इस मेडुसा की संरचना देखते हैं। ओबेलिया की मेडुसा एक छोटी छाते या घंटी के समान होता है जिसका व्यास 1 या 2 mm होता है। इस छाते की बाहरी उत्तल सतह मतलब एक्स अम्ब्रेलर सरफेस और अंदर की सतह सब अम्ब्रेलर सरफेस कहलाती है। और इस अवछत्र सतह जिसे हम सब अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं पर जठरवाही तंत्र की 4 रेडियल कैनाल होती हैं और किनारों पर वृत्तीय नाल सर्कुलर कैनाल होती है। मैंने अभी बात की आपसे। एक पूर्ण परिपक्व मेडुसा की प्रत्येक अरिनाल के मध्य भाग पर एक गोनेट या जनन ग्रंथि उपस्थित होती है। ये गोनेट्स है। मेनोब्रियम जो है, ये मेनोब्रियम निकलेगा, सब एम्ब्रेलर सरफेस से ही निकलता है। ये तो अवछत्र सतह के केंद्र से एक छोटा खोखला हैंडल आकार प्रवर्ध नीचे की ओर लटका रहता है जिसे मेनोब्रियम कहते हैं। इसके दूरस्थ मुक्त सिरे पर एक चतुर्भुजी मुख होता है। यहाँ पर ये चतुर्भुजी मुख उपस्थित है जो चारों ओर से 4 मुख पालियों ओरल लोब से घिरा होता है। वृत्ताकार घंटी और उसके मध्य में हत्ते समान अस्तक मेनोब्रियम के साथ मेडुसा छाती की भांति प्रतीत होता है। बात आती है वीलम या प्रावार की बात करते हैं। तो छत्र का किनारा अंदर की ओर एक अति सक्रिय अवशेषी बलन या शेल्फ के आकार में बढ़ा होता है जिसे वीलम कहते हैं। अन्य हाइड्रोजोन जोआ मेडुसा में वीलम काफी विशिष्ट
परंतु ओबेलिया में मेडूसा बहुत कम होती है। स्पर्शक जो है ये बाहर की तरफ चारों तरफ जो स्पर्शक या टेंटिकल्स हैं, तो ये छत्र के तट से असंख्य ठोस छोटे स्पर्शक निकले होते हैं और स्पर्शक अत्यंत संकुचनशील और दंश कोशिकाओं से युक्त होते हैं। इन स्पर्शकों के आधार कुछ फूले हुए होते हैं और जिनमें संवेदी अंग या संतुलन पुटी उपस्थित होती है। नेमेटोसिस्ट का निर्माण होता है और एक नवजात मेडूसा में 16 स्पर्शक होते हैं जिनकी संख्या आयु के साथ में बढ़ती रहती है। स्पर्शकों की उपस्थिति के कारण ही इसका नाम मेडूसा रखा गया है और ये नाम पौराणिक कथा, यूनानी पौराणिक कथा में लंबे बालों वाली मादा दैत्य जिसे हम मेडूसा का स्मरण कराता है। फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, तो आयताकार मुख हस्तक में से एक सक्रिय मार्ग द्वारा गुजरता हुआ गैलेट या निगल में खुलता है। निगल पीछे की ओर हस्तक के आधार और छत्र के केंद्र में स्थित चौड़े आमाशय में खुलता है। आमाशय से 4 सक्रिय अरिय नाल निकलकर छत्र के तट की ओर फैली होती है। ये चारों परस्पर समान दूरी और एक दूसरे के समकोण पर स्थित होती हैं। अंत में ये देखिए केंद्र भाग से निकलती हैं, तो एक दूसरे के समकोण पर 90 डिग्री एंगल पर ये जुड़ी हुई होती है और अंत में ये चारों छत्र के तट के समानांतर बढ़ती है सर्कुलर कैनाल या रिंग कैनाल में खुल जाती हैं। हस्तक, आमाशय और तथा नालें जठरचर्मी स्तर द्वारा आस्तरित रहते हैं। तंत्रिका तंत्र देखते हैं इसमें, तो मेडूसा का तंत्रिका तंत्र आवश्यक रूप से हाइड्रा के तंत्रिका तंत्र के समान ही होता है और इसमें मीजोग्लिया के बाहर तथा अंदर दोनों ओर क्रम से एक्टोडर्म और गैस्ट्रोडर्म की तंत्रिका कोशिका तंत्रिका जाल बनाती है। ये सिलेंट्रेटा का खास बात है कि मीजोग्लिया के दोनों ओर तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है जो तंत्रिका जाल बनाती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं विशेषकर छत्र के तट के साथ साथ अधिक सघन हो जाती हैं और तट के साथ 2 वृत्तीय तंत्रिका वलय सर्कुलर नर्व रिंग बनाती हैं जिनमें से एक वीलम के आधार के ठीक ऊपर और दूसरा ठीक नीचे होता है। छत्र के तट के साथ तंत्रिका वलयों का बनना पेशी पुच्छों या पेशी वलय की सघनता और इस भाग में संवेदी अंगों की उपस्थिति से संबंधित है। बहिछत्र का ऊपरी तथा अंतः तंत्रिका वलय स्पर्शकों को और अधो या बाहरी तंत्रिका वलय अधोछत्र पेशी न्यास और संतुलन पुटियों को नियंत्रित करता है। अब इसकी सम्मिति देखते हैं। सिमेट्री देखेंगे हम, तो सिमेट्री कैसी है इसकी, हम यहाँ पर ये इसकी हिस्टोलॉजी है, सेकंड काट के देखते हैं तो वो सब चीजें हैं इसमें, एक्टोडर्म है, गैस्ट्रोडर्म है, मीजोग्लिया है, सब पार्टों में सब चीजें उपस्थित होती हैं। यहाँ सिमेट्री देखिए इसकी, हम इस समिति में देखते हैं तो ये आमने सामने जो राइट एंगल पे होते हैं उसको हम कहते हैं पर रेडियस और इसके ये तो 90 डिग्री पे हो गए और इसके फिर क्रॉस शेप में अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा इंटर रेडियस। तो 90 डिग्री पे तो हमने ये देखा, 45 डिग्री पे हम देखेंगे तो ये देख रहे हैं कि ये इंटर रेडियस हो जाएगा। तो इसको जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि पोलिप की भांति मेडूसा भी अरीय सम्मित होता है और इसके स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य भागों को घंटी की त्रिज्या के संदर्भ में प्रकट किया जाता है। इसकी चारों अरीय नाल 4 मुख्य त्रिज्याओं को चिन्हित करती हैं जिनको प्रार या पर रेडियाई कहते हैं। ये स्पर्शक जो अरीय नालों के सम्मुख होते हैं उन्हें पर रेडियल टेंटिकल्स कहते हैं और किन्हीं 2 प्रार के बीच के कोण को समद्विभाजित करती हुई त्रिज्या द्विक्रम को त्रिज्या या इंटर रेडियस, यहाँ पर ये इंटर रेडियस 2 पर रेडियाई को क्रॉस करने वाली, तो इसके बीच में जो आ रही है इसको इंटर रेडियस कह देते हैं और इनके जो टेंटिकल्स होते हैं उनको इंटर रेडियल टेंटिकल कह देते हैं। एक प्रार और निकटवर्ती अंतर रेडिय के मध्य जो तृतीय क्रम की त्रिज्या पर एड रेडियस, ये यहाँ पर ये एड रेडियस हो जाएगा और ये एड रेडियस हो जाएगा।
तो ये टेंटिकल्स निकलेंगे, उनको एडरेडियस टेंटिकल्स कहलेंगे। और उसके बाद में एडरेडियस और इंटररेडियस के मध्य में जो जगह उपस्थित होती है उसको सब रेडियस कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें सममिति हमें देखने को मिलती है। ये हम इसका डेवलपमेंट की बात करते